अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की लेबर वेलफेयर की क्लास में हम कलेक्टिव बार्गेनिंग सामूहिक सौदेबाजी कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स फॉर बोथ ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट, सेकेंड इज द प्रिंसिपल फॉर मैनेजमेंट ओनली, एंड थर्ड आर द प्रिंसिपल्स फॉर ट्रेड यूनियंस ओनली। पहला अगर हम देखें कि मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के लिए साथ में मिलकर कुछ प्रिंसिपल या सिद्धांत डिसाइड करे गए हैं, वो क्या है। इसमें ये कहा जाता है कि दोनों की शिक्षा, दोनों का के अंदर एक शिक्षक प्रक्रिया के रूप में उन दोनों को एक दूसरे को स्पष्ट करने का प्रयास करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता करने की फीलिंग दोनों के बीच में होनी चाहिए। सम्मान का भाव उन्हें रखना चाहिए और उसके साथ साथ सौदेबाजी की भी उनमें इच्छा होनी चाहिए। और उसके साथ नेतृत्वकारी व्यक्ति, ईमानदार, योग्य एवं उत्तरदायी, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनमें पाए जाने ज़रूरी हैं। उन्हें कानून की भी सतर्कता से पालन करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ श्रम के जो मूल्य का अन्य मूल्यों के साथ समुचित समायोजन करने की उनमें कला होनी आवश्यक है। उसके साथ अगर हम देखें नेक्स्ट प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट, प्रबंधकों के लिए केवल क्या सिद्धांत है। सब पहला है श्रम नीति का विकास करना। उसके साथ साथ श्रम संघों को उन्हें मान्यता देनी चाहिए। नियमों और विनियम जो होते हैं उनका पुनरावलोकन करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ उचित व्यवहार रखना ज़रूरी है। जो भी ग्रीवियंसेस या परिवेदनाएं होती है उसे हल करते रहना चाहिए और जल्द से जल्द हल करना चाहिए। बहुसंख्यक सदस्यता को प्रमाणित करने वाले श्रम संघों से भी उन्हें वार्ता करते रहना चाहिए और सामाजिक जो प्रभाव होते हैं उनके ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान देना उन्हें आना चाहिए। फिर हम कहते हैं श्रम संघ या ट्रेड यूनियन के लिए क्या सिद्धांत है। पहला है जिसमें हम देखते हैं कि जो संगठित श्रम को प्रदत्त अधिकारों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वे श्रम संघों को अपनी संस्था में शोरगुल अथवा अप्रजातांत्रिक व्यवहार नहीं करने दें। उसके साथ हम ये कहते हैं कि कार्यदशाएं प्राप्त करने का कार्य तक ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। उसके लिए उन्हें अपव्यय को रोकना, उत्पादन की किस्म व मात्रा को बढ़ाने की में प्रबंधकों की सहायता करनी चाहिए और ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। और एवं आर्थिक प्रभावों के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए कि सामूहिक सौदेबाजी नहीं होगी तो उसके आर्थिक प्रभाव क्या होंगे। उसके साथ नियमों एवं विनियमों को हटाने में सहयोग करना चाहिए जो संस्था को की लागतों एवं मूल्यों को बढ़ाती है या उसमें वृद्धि करती है। नेक्स्ट आता है एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर ये आपको जो पेज है वो क्लियर नहीं है स्लाइड, तो इसको आप जो नोट्स मैं भेजूंगी उसमें क्लियरली आप उसमें रीड कर सकते हैं। कुछ एसेंशियल्स है कि हम कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग को सक्सेसफुल बनाएं। पहला पॉइंट है सहयोग एवं मित्रतापूर्ण वातावरण होना ज़रूरी है। ध्यानपूर्वक किसी भी चीज़ को सुनना ज़रूरी है। कार्यक्रम के अनुसार काम करना ज़रूरी है। वार्ता उचित समय के अंदर हो जानी चाहिए। मामलों पर पूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है। तथ्यपूर्ण वार्तालाप होना ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। हड़ताल का भय से हमें कोई भी कार्य नहीं करवाना चाहिए। पक्षपाती समझौता नहीं करना चाहिए। एक समय पर एक व्यक्ति ही बोले या एक टीम ही बोले या प्रतिनिधि ही बोले तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा आसानी से काम होगा। सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए जो हम बात सामने रख रहे हैं उसके ऊपर। राजनीतिक उपदेश को सामूहिक सौदेबाजी से दूर रखना चाहिए। सौदेबाजी की प्रकृति से हमें अवगत कराते रहना चाहिए। समय समय पर जो सौदेबाजी की प्रकृति उससे हमें अवगत रहना चाहिए और कराते रहना चाहिए। जानकारी सामान्य जनता को भी हमें देनी चाहिए। भावनाओं एवं विचारों का आदर करना चाहिए। नियम संनियम एवं न्यायालय के जो निर्णय हैं उनका भी हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को हम टोटल 6 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। आप चाहे तो इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। इसका पहला पॉइंट आता है वार्ता के पूर्व का चरण, सेकंड है वार्ताकारों का चुनाव, थर्ड आता है सामूहिक सौदेबाजी की रीति नीति, फोर्थ आता है सौदेबाजी की युक्तियाँ, फिफ्थ आता है अनुबंध और सिक्स्थ आता है अनुबंध का क्रियान्वयन या प्रशासन।
पहला हम अगर देखें वार्ता के पूर्ण का चरण, जिसको हम बोलते हैं प्री नेगोशिएटिंग फेज। प्री नेगोशिएटिंग फेज ये कहता है कि जो सामूहिक सौदेबाजी जब को सफल अगर हमें बनाना है तो प्रबंधकों को वार्ता के संबंध में पहले पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, हर एक पहलू को ध्यान से समझना चाहिए, उसका क्या प्रभाव होगा अपने मस्तिष्क में उस चीज़ को स्पष्ट उन्हें रखना चाहिए। उन्हें प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की क्रियाओं का भी उन्हें ध्यान या अध्ययन करना चाहिए। उसके साथ साथ उनकी शक्ति का मूल्यांकन भी कर लेना चाहिए। और उनके पास रिप्रेजेंटेटिव यूनियन या बार्गेनिंग एजेंट अगर है तो वो उसको रख सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स या कोई अन्य आर्थिक प्रावधान है तो उसके बारे में भी उनको पूरी जानकारी होना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि जब वार्तालाप हो रही है दोनों के बीच में, सामूहिक सौदेबाजी चलेगी उससे पहले की कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करना ज़रूरी है। सेकेंड आता है सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर्स, वार्ताकारों का चयन। अब जब कौन रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा या प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका सिलेक्शन बहुत इसका जब इस व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी कलाएं होनी चाहिए जिसके थ्रू वो अपनी बात सामने रख सके और सामने वाले को कि जो सामूहिक सौदेबाजी में वो अपना पक्ष रख रहा है तो उसकी बात को भी समझे और उसके अकॉर्डिंग एक सौदेबाजी पर आए। तो उसके लिए कंपनी बार्गेनिंग एजेंट को भी हायर कर सकती है या अपना प्रतिनिधित्व को सेलेक्ट कर सकती है। उसके बाद स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है, स्ट्रैटेजी फॉर बार्गेनिंग, सौदेबाजी की रीति नीति कि अब सौदेबाजी की रीति नीति के अंदर हम क्या स्ट्रैटेजी लेंगे, कैसे हम हमारी जो मांग है वो कैसे रखी जाएगी सामने, उसका क्या प्रभाव पड़ता है कर्मचारियों की जो या प्रबंधकों को सौदेबाजी की जो प्रगति से अवगत रखने की योजना निर्धारित करनी चाहिए। ये सारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें सामूहिक सौदेबाजी के दौरान ध्यान रखनी है। फिर आते हैं टैक्टिक्स ऑफ बार्गेनिंग, जिसे हम बोलते हैं सौदेबाजी की युक्तियाँ। टैक्टिक्स की अगर बात करें तो टैक्टिक्स होती है कि सौदेबाजी के दौरान कुछ हमें युक्तियाँ आनी चाहिए, दाव पेच हमें आने चाहिए जिसके थ्रू सौदेबाजी की जो युक्तियाँ हैं जिसके थ्रू हम समझ सकें कि सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या अपेक्षा रखता है और वो क्या बात मनवाना चाहता है। और हो सकता है वो हमें भ्रमित भी कर दे या हम उसे भ्रमित कर सकते हैं या हम उसे प्रभावित करें या वो हमें प्रभावित करें। ये क्या दाव पेच उस दौरान सामूहिक सौदेबाजी के दौरान रखे जाएंगे वो इसके अंदर डिसाइड करे जाते हैं। फिर आता है अनुबंध। अनुबंध जब ये सारी युक्तियों के दौरान जब इसका जब प्रोसेस चल रहा होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग का, तब उसके अंदर कुछ फाइनल डिसीजंस डिसाइड करे जाते हैं तो उसके लिए एक अनुबंध तैयार करा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करा जाता है जो कि लिखित में होता है और वो दोनों ही जो पक्ष हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर लास्ट आता है तो उसको अनुबंध को लिखित में रखना ज़रूरी है। फिर जो भी अनुबंध हुआ है उसका क्रियान्वयन या उसका प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है या उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना ज़रूरी होता है तो कि वह वैसे ही करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है जैसा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में डिसाइड करा गया था। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया। कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया की अगर हम बात करें तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया जो है वो 1952 में अहमदाबाद मिल मालिक जो थे या टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो थी उनके बीच एक सामूहिक अनुबंध हुआ था जिसके द्वारा यह तय किया गया कि अगले 3 वर्षों तक उनके बीच में आपसी झगड़े या कोई किसी भी तरीके के का डिस्प्यूट नहीं होगा और वो पंच निर्णय के द्वारा निपटाया जाएगा। फिर 1955 में इस अनुबंध का नवीनीकरण कर दिया गया था और 1955 में दूसरा सामूहिक अनुबंध बाटा शू कंपनी ने किया था। तो धीरे धीरे बहुत सारी जो कंपनीज थी उन्होंने इसको आगे बढ़ाया इस कॉन्सेप्ट को और उसके फ़ायदे या उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी देखे गए। तो फिर सभी ने रियलाइज़ करा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रहती
है। अब अगर हम देखें कि 4 इम्पॉर्टेंट इसके अंदर कुछ विधियां हैं जो कि पॉपुलर हैं। पहला है प्योरली वॉलेंट्री बार्गेनिंग, जिसको हम बोलते हैं पूर्णतः स्वैच्छिक सौदेबाजी। ये इसमें विचार विमर्श किया जाता है, अपनी इच्छा से होती है ये सौदेबाजी, और कोई कानून का इसके ऊपर दबाव या नियंत्रण नहीं होता है। सेकेंड आता है बार्गेनिंग विथ मीडिएशन ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर। इसके अंदर समझौता अधिकारी के द्वारा जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग करी जाती है। थर्ड आता है बार्गेनिंग विद द असिस्टेंस ऑफ कंसिलिएशन बोर्ड। इसमें बोर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कंसिलिएशन बोर्ड, समझौता बोर्ड जो होता है उसके द्वारा कलेक्टिव बार्गेनिंग करी जाती है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री एग्रीमेंट कम एडजुडिकेशन मेथड, स्वैच्छिक समझौता या न्याय निर्णय विधि। इसके अंदर आपस में ही बैठकर जो दोनों पक्ष होते हैं वो न्यायिक प्रक्रिया जब कोर्ट में चल रही होती है, विवाद चल रहा होता है, तो उसके दौरान वे श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण जो होते हैं ये उनको अपना केस हैंडल कर देते हैं, और वो जो भी अवार्ड होता है वो या जो भी अधिनिर्णय होता है उसको डिसाइड करके बताते हैं। फिर आता है कॉजेज फॉर डेवलपमेंट की क्या रीज़न था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का डेवलपमेंट हुआ। पहला है वैधानिक व्यवस्था है, कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऐसे थे जिसकी वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग का डेवलपमेंट हुआ। सेकंड है ऐच्छिक प्रयास, वॉलेंट्री एफर्ट्स, कि श्रमिक भी चाहते थे और प्रबंधक भी चाहते थे कि ऐसा हो। नेक्स्ट है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रयास के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है औद्योगिक शांति का प्रस्ताव रहे, इसलिए इंडस्ट्रियल ट्रूइस रिजोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है एमर्जेंस ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, नई साहसी वर्ग का उदय जब हुआ तब ऐसी इसकी वजह से भी डेवलपमेंट हुआ है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। और लास्ट आता है ग्रोथ ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर, जैसे जैसे पेशेवर प्रबंधकों का विकास हुआ है, जैसे सीए है, एमबीएस हैं, सीएस हैं, ICWA है, वैसे वैसे इसका भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का भी विकास हुआ है। फिर आते हैं कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ। कॉजेज की अगर हम बात करें तो क्या रीज़न है कि उस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग का डेवलपमेंट नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। उसके लिए सुदृढ़ श्रम संघों का अभाव पाया गया है। आपसी श्रम संघ में ही आपसी कलह होते हैं, अशिक्षित सदस्य होते हैं, व्यक्तिगत अनुबंध की प्रधानता रहती है, पक्षकारों में अनभिज्ञता रहती है, अनिवार्य पंच निर्णय व अभिनिर्णय या देश पर अधिक बल दिया जाता है, या प्रबंधकों की तानाशाही प्रवृत्ति की वजह से जो कलेक्टिव बार्गेनिंग इसकी ग्रोथ में हर्डल्स पाए गए हैं। उसके साथ साथ पारस्परिक विश्वास या सद्भाव का अभाव और श्रम प्रबंधन के अच्छे संबंधों का भी अभाव इसके पीछे एक बड़ा रीज़न रहा है। अब अगर हम बात करें कि सजेशंस क्या है फॉर द ग्रोथ ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कैसे उसको हम इम्प्रूव करें, उसकी ग्रोथ हो। सबसे पहले ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो बार्गेनिंग एजेंट है वो भी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या स्ट्रांग होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स जो हैं हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्री ओरिएंटेशन ऑफ आउटलुक हमारा होना चाहिए, जिसमें हम बोलते हैं पक्षकारों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए वर्कर्स की। डिफाइंड स्कोप ऑफ बार्गेनिंग हमें ध्यान में रखना है। नेशनल लेवल बार्गेनिंग या एम्प्लॉयर्स स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है, या विस्तृत सामूहिक अनुबंध जो है वो भी इनकी ग्रोथ में बेनिफिट करेगा। उसके साथ साथ सरकारी नीतियों का समावेश होना ज़रूरी है, और अनुवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके साथ साथ कम्युनिकेशन जो है, संदेशों का आदान प्रदान भी कलेक्टिव बार्गेनिंग की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब आता है टाइप्स ऑफ नेगोशिएटिंग प्रोसीजर्स। टाइप ऑफ नेगोशिएटिंग प्रोसीजर्स जो हैं इसको हमने टोटल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ नेगोशिएटिंग प्रोसीजर्स को आप टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ नेगोशिएटिंग प्रोसीजर है, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग है।
टाइप्स ऑफ नेगोशिएटिंग प्रोसीजर्स में पहला आता है सिंगल एम्प्लॉयर्स बार्गेनिंग, जिसके अंदर जो है एकल नियोक्ता सौदेबाजी का प्रचलन जो है वो अमेरिका एवं भारत में हुआ था। एकल नियोक्ता सौदेबाजी से आश्रय ऐसे सौदेबाजी से है जिसमें एक ही नियोक्ता एवं श्रम संघ के माध्यम से उपक्रम विशेष की मजदूरी दर, कार्य की दशाएं, भत्ते, बोनस एवं रोजगार की शर्तें आदि से संबंधित जो भी मामले होते हैं उन पर विचार विमर्श करता है और उसको समझौता के रूप में लेकर आता है। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सिंगल प्लांट बार्गेनिंग में एकल संयंत्र सौदेबाजी, बहु संयंत्र सौदेबाजी। मल्टी प्लांट बार्गेनिंग के अंदर एकल संयंत्र मीन्स सिंगल प्लांट ही है, वहाँ पर मल्टी मतलब वहाँ पर मल्टीपल प्लांट्स के बीच में सौदेबाजी हो रही है, उसके लिए सौदेबाजी हो रही है। उसके बाद है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ है मल्टी एम्प्लॉयर्स बार्गेनिंग, जिसके अंदर बहु नियोक्ता सौदेबाजी करी जाती है, जिसको क्लासिफाई करा है हमने। लोकल लेवल पर भी होती है, रीजनल लेवल पर भी होती है और नेशनल लेवल पर भी होती है, जिसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं। अब जो इस यूनिट से आपका इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट अ नोट ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिया पे नोट लिखिए। और लास्ट आता है वेरियस व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग। यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है। थैंक यू सो मच।